तो आज हम बात करेंगे कार्ल स्ट्रेन्स, आर्चलीज टेंडनाइटिस एंड इवन आर्कलीज टेंडन टियर या रप्चर के बारे में। आप में से कई लोग जो मुझे देख रहे हैं उनमें से किसी ने अपनी लाइफ में इनमें से कोई एक इंजरी फेस की होगी, या शायद आपके किसी फेवरेट एथलीट ने इनमें से किसी को फेस किया होगा। अब जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनको ऑब्वियसली पता है कि ये इंजरीज के लिए एनाटॉमिकल ऑसमनेस पे डिस्कस करेंगे हम, लेकिन आज कुछ अलग करने जा रहे हैं। और मैं एनबीए का बहुत बड़ा फैन हूं और पिछले साल केविन ड्यूरेंट ने प्लेऑफ्स में इन दो इंजरीज को फेस किया था। और केविन ड्यूरेंट ने प्लेऑफ्स में एक काफ स्ट्रेन सस्टेन किया था और लगभग 4 हफ्ते के बाद उन्होंने एक आर्चलीज टेंडन टियर या रप्चर भी फेस किया था। अब ये स्पोर्ट्स वर्ल्ड में काफ़ी डिबेट का सब्जेक्ट था। क्या उन्होंने काफ स्ट्रेन के बाद वापस आने में जल्दी की, और क्या काफ स्ट्रेन और आर्कलीज टेंडन का कुछ रिलेशन है? तो हमारे पास एक्चुअली ESPN के कुछ क्लिप्स हैं एक शो से जिसका नाम था फर्स्ट डे, तो चलिए उनको देखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ये कह रहे हैं कि गलत इंफॉर्मेशन केडी को दी गई थी तो वो एक अलग बात है, कंपेयर टू कहना कि माफ कीजिए आप कैसे नहीं जान सकते कि ये एक्लीज है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपको कहेंगे कि दोनों अलग चीजें हैं, चाहे वो कनेक्टेड हो या ना हो। वो कहेंगे काफ तो काफ है और एक्लीज एक्लीज है, दोनों को कंपेयर मत करो, ये वो कहेंगे। तो यहाँ आपने स्टीवन हेस का टेक सुना, कैफ अलग है और एक्लीज अलग है, दोनों को पेयर मत करो। क्या वो सही है? पहले देखते हैं कि मैक्स ने इसके बारे में क्या कहा। वो लोग कह रहे हैं कि ये कैफ है, चलो मान लेते हैं कि हम गलत हैं, चलो मान लेते हैं कि ये सच में कैफ था, और वैसे मैं तुमसे सहमत हूँ, मुझे भी ये एक्लीज जैसा ही लगा, लेकिन मान लेते हैं कि ये कैफ है। कैफ और अकिलीज दोनों वहीं पर हैं, और अब तुम चाहते हो कि मैं मान लूं, जबकि मैं वहीं पर बैठा हुआ था और मैं कह रहा था अगर काफ भी हो, मुझे लगता है कि तुम्हें एक कैटास्ट्रोफिक इंजरी का रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो मुझे एक्लीज लग रहा था, और अब तुम चाहते हो कि मैं ये मान लूं कि ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं और डिस्कनेक्टेड। तो ये मैक्स कैलेमैन का टेक था। तो क्या उनमें से कोई सही है या दोनों ही कुछ एक्यूरेट है और कुछ इनएक्यूरेट? वेल, चलिए जाके देखते हैं हम। सबसे पहले काफ की एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। जब हम काफ की बात करते हैं तो अक्सर लोअर लेग के बैक साइड को रेफर करते हैं, और बैक साइड को हम एनाटॉमी में लोअर लेग का क्रस्ट कहते हैं। तो हम पोस्टीरियर क्रस्ट के मसल्स को एक्सप्लोर करेंगे, और वैसे पोस्टीरियर क्रस्ट में 7 मसल्स होते हैं, तो आज हम उन सभी को डिस्कस करेंगे और आपको दिखाता हूँ। चलिए शुरू करें। अगर आप यहाँ कैडावर को देखें तो मैं ये मसल ट्रेस कर सकता हूँ। ये सबसे सुपरफिशियल मसल है जो हम देख रहे हैं। जब हम काफ स्ट्रेन की बात करते हैं तो पहला मसल जिसमें अक्सर बात होती है वो गैस्ट्रोन्यूमस है, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं ये सब ट्रेस कर रहा हूँ, और आप ये भी देख सकते हैं कि मैं इसको उठा सकता हूँ। और गैस्ट्रो का मतलब होता है बेली। वेल, हमारे पास यहाँ 2 टाइप की बेलीज होती है, एक लैटरल बेली होती है और दूसरी मीडियल बेली जो कि गैस्ट्रोन्यूमस की है। दूसरी मसल जो काफ स्ट्रेन में रेफर किया जाता है वो इसके नीचे वाला मसल है जिसको हम सोलियस कहते हैं, और सोलियस को उसके फिश जैसे शेप की वजह से ये नाम दिया गया है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हम मसल की एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं तो उस वक्त जब आप पूरा मसल देखें तो ये एक मीटी पोर्शन होता है जिसको मसल बेली कहते हैं, और ये टेंडन्स में कंटिन्यू करता है जो एक्चुअल बोन से जुड़ता है। और इसी वजह से इस मसल की फंक्शन पे जाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या करती है। मैं आपको कैडावर से रिमूव्ड मसल दिखाता हूँ। ये एक थोड़े छोटे लेग से लिया गया है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि फेशियल मसल गैस्ट्रोन्यूमस है, और अगर मैं इसे हटाऊँ तो इसके नीचे सोलियस है। अगर मैं इसे उल्टा करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी शेप एक फिश जैसी लगती है। एक और चीज़ जो मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि ये मसल बेली नीचे टेंडन तक जाता है। अब ये दोनों मसल गैस्ट्रोन्यूमस और सोलियस मिलके एक्चुअली आर्कलीज टेंडन में एक साथ जुड़ने के लिए जाते हैं। मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना बहुत पसंद है कि मसल बेली और टेंडन का ये रिलेशन क्या है। अगर आप नीचे देखें तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में फ़र्क करना काफ़ी आसान है। मसल बेली एक लाल मीटी कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन है जो मसल सेल्स और फाइबर से बना होता है। वहीं जब हम बात करते हैं टेंडन्स की तो वो एक अलग स्ट्रक्चर होता है जो डेंस इरेगुलर टिश्यू से बना होता है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का नाम इसे इसलिए दिया गया था क्योंकि अगर आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आप सारे
कोलेजन फाइबर्स को एक दूसरे के पैरेलल अरेंज देखेंगे। और कोलेजन फाइबर्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ अमेजिंग होती है और ये टेंडन को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाती है। विचार करते हैं कि मस्कुलर टेंडन जंक्शन कैसे अटैच्ड है। क्या टेंडन एक अलग स्ट्रक्चर है मसल बेली से और दोनों किसी टिश्यू से बंधे होते हैं क्या? वेल, जवाब है नहीं। ये कोलेजन फाइबर्स मसल बेली के अंदर तक चलते हैं और वो फाइबर्स थोड़ी डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेकिन वो मसल फाइबर्स को छोटी बंडल्स में रैप करते हैं जिन्हें हम फेसिक्यूलस कहते हैं। और अब ये सभी कोलेजन फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू रैपिंग मसल बेली की दूसरी साइड तक चलते हैं। तो जब हम इस डिस्कशन पर वापस आते हैं कि काफ स्ट्रेन, टेंडन्स प्रॉब्लम्स और इन चीज़ों के नेचर पर डिस्कशन करें, तो इन कनेक्टिव टिश्यू का एक कंटिन्यूस रिलेशनशिप होता है मसल तक। अब अगला टॉपिक है इन सभी मसल्स का फंक्शन क्या है, यानी ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जॉइंट्स के साथ क्या करते हैं। और ये समझने के लिए हमें हमारे लेग मॉडल के पास जाना पड़ेगा। और तुम नीचे देखो तो दो लेग्स को देख सकते हो और ये दोनों के दोनों जिंदा लेग्स हैं, बिल्कुल हमारे कैडावर लेग से काफ़ी अलग हैं। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं मसल बेली छोटा हो जाता है और टेंडन वहीं लंबा रहता है। और टेंडन को हील पर पुल करना होता है जिससे हील ग्राउंड से ऊपर उठता है और इसी एक्शन को हम लोग प्लांटार फ्लेक्शन कहते हैं। अब अगर हम नीचे आए, आप मसल बेली को लंबा होते हुए देख सकते हैं और हमारे लेग वापस नीचे आ जाते हैं और हमारे पैर के इसी वापस नीचे आ जाने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डॉर्सल फ्लेक्शन। आप में से बहुत लोग जिम में काफ रेज करते हैं और तो आप ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, लेकिन जब लोग नीचे आते हैं वो एकदम से नीचे नहीं आ जाते, वो धीरे धीरे नीचे आते हैं। पहले ऊपर जाते हैं और फिर ये कैफ स्ट्रेच होता रहता है उस टाइम पर भी और वो स्लोली नीचे आ जाते हैं और इसे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और मसल उस टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जब वो स्ट्रेच भी हो रहा है और ये पैसिव स्ट्रेच से काफ़ी अलग है क्योंकि उसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। और इसेंट्रिक और सेंट्रिक में अगर आपको फ़र्क बताऊं तो आप ये देखिए, जब ये ऊपर जाता है ये सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है और जब ये नीचे जाता है ये इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम कंट्रोल की बात करते हैं। काफ स्ट्रेन के साथ काफ़ी डाटा है जो दिखाता है कि जब मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, खासकर इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, तो ये काफ स्ट्रेन्स को प्रिवेंट करने में मददगार रहते हैं। और ये मैं और बेहतर आपको आगे बताऊंगा। अब क्योंकि हमने एनाटॉमी डिस्कस कर ली है, हम एक्चुअल काफ स्ट्रेन, एक्लीज टेंडनाइटिस और एक्लीज टेंडन रप्चर के बारे में बात कर सकते हैं। कैफ स्ट्रेन या मसल स्ट्रेन से शुरुआत करते हैं। इसका मतलब है मसल के या टेंडन फाइबर में स्ट्रेचिंग या टियरिंग हो जाना। और जब हम स्ट्रेचिंग या टियरिंग के लेवल की बात करते हैं तो ये माइल्ड से सीवियर तक हो सकती हैं। सबसे पहले जो माइल्ड स्ट्रेन्स हैं उन्हें ग्रेड 1 स्ट्रेन कहा जाता है। ग्रेड 1 में कुछ फाइबर स्ट्रेच या टियर हो जाते हैं लेकिन मसल के फंक्शन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब बेशक इसके बावजूद भी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर आपको ये होता कैसे है। और डेटा से पता चलता है कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा मसल है, ये गैस्ट्रिक है या फिर सोलियस मसल। अगर गैस्ट्रिक मसल है तो ये स्ट्रेन बड़ा ही अक्यूट या फिर छोटे समय के लिए वाला अचानक से होने वाला स्ट्रेन होगा। और ये आपने केविन डुरैंट के वीडियो में भी देखा होगा कि वो कैसे इसेंट्रिकली लोड कर रहे हैं उस मसल को। पहले स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यही चीज बाद में जाके मसल को एक्चुअली में रप्चर करने पर मजबूर कर देती है। पर सोलियस के केस में ये कुछ क्रोनिक रीजन होता है, जैसे कोई बहुत ज्यादा भाग रहा है और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, वो उस मसल्स का बहुत ज्यादा यूज करता है। वेल, वीडियो के इस पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैफ स्ट्रेन और एक्लीज टेंडन के बीच का जो फर्क है वो आप समझ ही गए होंगे। और लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि इसको एक्लीज टेंडनोपैथी बोलना चाहिए और इसके पीछे बहुत अच्छा रीज़न है कि हर किसी को जिसको एक्लीज टेंडन का पेन है, ज़रूरी नहीं कि उसको इन्फ्लेशन भी हो, इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि एक्लीज टेंडनोपैथी बोलना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेंडेनाइटिस। अब बड़ा सवाल यह आता है कि टेंडनोपैथी या टेंडेनाइटिस के केस में इसका पोटेंशियल कॉज क्या है। ज़्यादातर केसेस में ओवर यूज़ की वजह से ये होता है, जैसे ही कोई पर्सन एक्सरसाइज प्रोग्राम में शुरू कर लेते हैं और वो ओवरडू कर लेते हैं, जब वो डायरेक्टली इस प्रोग्राम में जंप कर जाते हैं या फिर अपने टेंडन को रिकवर करने का मौका नहीं देते।
दूसरी चीज जो कंट्रीब्यूट कर सकती है, जिन्हें कंट्रीब्यूट करने का ब्लेम दिया जा सकता है एक्लीज या टेंडिनोपैथी या टेंडिनिटिस में, वो है इम्प्रॉपर फुटवियर, इम्प्रॉपर गेट मैकेनिक्स और कभी कभी पोस्टीरियर काफ मसल्स का वीक होना भी ब्लेम किया गया है। लेकिन ओवर यूज एक कॉमन थीम है जो आपको एक्लीज टेंडिनाइटिस और टेंडिनोपैथी के साथ देखने को मिलता है। तो लास्ट और ऑब्वियसली सबसे सीवियर चीज है एक्लीज टेंडन का टियर या फिर उसका रप्चर। अगर आप एक कैडेवर को देखें और एक्चुअली सोचें कि इस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली टियर किया जाए तो ये काफी सीरियस इंजरी होगी जो एसेंशियली गैस्ट्रोक और सोलियस को बाहर कर देगी। ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपका टेंडन यहाँ टियर हो चुका हो तो आप अपने हील को ग्राउंड से ऊपर नहीं खींच पाएंगे। और बहुत बार क्लिनिशियंस इनिशियली वो चीज करेंगे जो थॉमसन टेस्ट कहा जाता है, स्पॉट पर, जिसमें वो काफ के पीछे वाले पार्ट को स्क्वीज करते हैं जब पेशेंट अपने पेट के बल या प्रॉन पोजीशन में होता है टेबल पर। अगर हील मूव करता है तो ये इंडिकेट करेंगे कि उनका एक्लीज अभी भी अटैच्ड है या कुछ हद तक फंक्शनल है। अगर ये बिल्कुल मूव नहीं करता तो टेंजन रप्चर होने के सस्पिशन मिलता है। अब ये टेस्ट एमआरआई या इमेजिंग के रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये एक क्लिनिशियल को ये इनिशियल आइडिया जरूर दे सकते हैं कि क्या चल रहा है। और एक्लीज टेंडन रप्चर टिपिकली कैसा होता है, उससे पहले वाले वीडियो में जो आपने केविन डुरैंट के साथ देखा, इसका मैकेनिज्म सिमिलर है काफ स्ट्रेन के जैसा। यहाँ पे आके पास इसेंट्रिक लोडिंग है और वो फोर्स है जो स्काफ स्ट्रेन और टेंडन पे लगती है और फिर टेंडन को जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है हील को ग्राउंड से ऊपर खींचने के लिए। काफी लोग जिन्होंने एक्लीज टेंडन टियर फेस किया है उन्होंने ऐसा बताया है कि जैसे कि उनका हील या काफ के पीछे किक किया हो। और आप अक्सर इन लोगों की ऐसी वीडियोस देखेंगे जिसमें वो पीछे देखते रहते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें ऐसा लगता है कि पीछे हिट किया हो उनके एंकल पर या फुट पर। तो फाइनली ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि क्या तीनों इंजरीज किसी तरीके से रिलेटेड हैं या नहीं। अब इनमें से एक आंसर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि कुछ डाटा के अकॉर्डिंग एक्लीज टेंडन रप्चर वाले लोग 10% पेशेंट में पहले टेंडिनाइटिस या टेंडनोपैथी का केस था। तो ये एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। ये गारंटी नहीं करता कि अगर आपको पहले टेंडिनोपैथी हुआ है तो आपको एक्लीज टेंडन रप्चर ज़रूर होगा, लेकिन रिस्क है। पर दूसरी दो इंजरीज के बारे में क्या काफ स्ट्रेन एक्लीज टेंडन टियर या रप्चर से रिलेटेड है? याद है हमने स्टार्ट में यही पूछा था, हमने पूछा था कि क्या केविन डुरैंट के काफ स्ट्रेन या और एक्लीज टेंडन रप्चर से रिलेट है। और चलो एक बार फिर से याद कर लेता हैं। याद है एक्लीज टेंडन कनेक्टिव टिश्यू वो कोलेजन फाइबर मसल बेली के थ्रू कंटिन्यू करते हैं, तो उनमें कुछ कनेक्शन है कनेक्टिव टिश्यू के कंटिन्यूअस होने के पर्सपेक्टिव से। लेकिन मुझे ज़्यादा चिंता है मसल पे प्लेस्ड इसेंट्रिक लोडिंग के बारे में। और जब हम मसल इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो फोर्सेस को एब्जॉर्ब करती है। सोचिए अगर एक स्ट्रेन है और वो मसल फाइबर्स इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं या अनलोडिंग फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं जो इसेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम होती है, तो वो फोर्सेस कहीं ना कहीं तो जानी है। इन केस में वो फोर्सेस ज़्यादा एक्लीज पर प्लेस हो सकती है, इवन जॉइंट्स और कनेक्टिव टिश्यू पर भी। उन्होंने कहा कि अगर ये एक रेगुलर सीजन गेम होता तो क्या आप उन्हें खेलने देते, और उनका जवाब था नहीं। तो फिर आपने उन्हें फाइनल में क्यों खिलाया? अरे क्योंकि ये फाइनल है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर होना चाहता हूँ। क्या मैं केविन डुरैंट के मेडिकल स्टाफ पर ये बोल सकता हूँ कि उन्होंने उन्हें गलत एडवाइस थी? मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली उनसे कन्वर्सेशन नहीं कर पाया हूँ। अगर मैं केविन डुरैंट होता तो मैं खेलता, एनबीए फाइनल्स थी, क्यों नहीं खेलता मैं। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपको एक्लीज टेंडन रप्चर गारंटी नहीं होता अगर आपको काफ स्ट्रेन हुआ है। जवाब ये है कि आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क पर होते हो। अगर वो मसल सेल्स इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, वो या फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो वो फोर्स टेंडन पर लग सकती है। इंजरी के मैकेनिज्म याद है ना, हम पुलिंग और लोडिंग और लोडिंग और लोडिंग की बात कर रहे थे और साथ ही मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते। तो फाइनली उन डिफरेंट इंजरीज के ट्रीटमेंट क्या है? एक्लीज टेंडन टियर या रप्चर में मोस्टली लोग सर्जरी के लिए जाते हैं और टोन टेंडन को रीअटैच किया जाता है। काफ स्ट्रेन और एक्लीज टेंडिनाइटिस या टेंडिनायोसिस में काफ़ी सिमिलर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं और एक जैसे ही होते हैं लगभग। बहुत लोगों ने राइस के बारे में सुना होगा जो रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन है, और ये दोनों इंजरीज के लिए हेल्प कर सकते हैं। कंप्रेशन पर्टिकुलरली बेनिफिशियल हो सकता है अगर स्वेलिंग है या कुछ केसेस में लोगों के काफ मसल में ब्लड फील्ड स्वेलिंग डेवलप हो सकती है जिसे हेमाटोमा कहते हैं, और फिर वो कंप्रेशन उसके साथ मदद कर सकता है दोनों इंजरीज में मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव
करना भी बेनिफिशियल होता है। अगर आप इसके लिए फिजिकल थेरेपी में जाते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन फेजेस पर एम्फसाइज कर सकते हैं। याद है हमें इसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात की थी, जिसमें कोसेंट्रिक था टोज पर उठना में और इसी सेंट्रिक धीरे धीरे नीचे उतरता था। और ज़्यादा स्ट्रेचिंग रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि याद रखिए आपने अपने मसल सेल्स को डैमेज किया है और आपको मसल को लेंथन करने में बेनिफिट मिलेगा जब आप कॉन्ट्रैक्शन के इसेंट्रिक फेज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के इसेंट्रिक फेज को करते हैं। जब आप मसल को लेंथन करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी करती है। एक आखिरी चीज जो मैं स्पेसिफिकली काफ स्ट्रेन के रिगार्डिंग मेंशन करना चाहता हूं वो ये है कि गैस्ट्रोन्यूमस और सोलियस, गैस्ट्रोन्यूमस एक्चुअली नी जॉइंट को क्रॉस करता है और ये नी को फ्लेक्स कर सकता है, ये आपको नी बेंड करने में मदद कर सकता है, जबकि सोलियस नी को क्रॉस नहीं करता तो इसके पास नी पर कोई एक्शन नहीं होगा। ये मैंने इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास सोलियस में काफ स्ट्रेन है या गैस्ट्रोन्यूमस में है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोटोकॉल स्लाइटली डिफरेंट हो सकते हैं। गैस्ट्रोन्यूमस में आप काफ रेजेस करेंगे लेग स्ट्रेट या नी स्ट्रेट के साथ, जबकि सोलियस में आप नी बेंड के साथ काफ रेजेस करेंगे। ये होपफुली आप लोगों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो बस स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव से इंस्टेड ऑफ स्ट्रेन के पर्सपेक्टिव से। होपफुली आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन कुछ लिंक्स के लिए जो हमने इस वीडियो में यूज़ किए हैं, और हमेशा कमेंट में सजेशन एंजॉय करते हैं आपके जो हमारे फ्यूचर वीडियोस से रिलेटेड होते हैं और आप जो भी देखना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस में। बट तब तक के लिए बाय बाय।